हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए रिएक्शन के साथ हैं और दैट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही इसका जैसा लग रहा है कि यहाँ क्या है, किसी एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक्चुअली ये बेस्ड है किसके ऊपर, एक्टिविटी सीरीज के ऊपर। ये एक्टिविटी सीरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। एक एग्जाम्पल यदि हम लोग लें तो इसको ऐसे समझें कि मान लें एक डेस्क है और उस पे 3 स्टूडेंट्स मैक्सिमम बैठ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक और स्टूडेंट, पहले से हम लोग मान लें कि स्टूडेंट ए है, बी है, सी है। एक डी नंबर वाला स्टूडेंट यहाँ एंट्री लेना चाहता है, इस बेंच पे बैठना चाहता है। तो ये बात इसके ऊपर डिपेंड है कि क्या ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट से स्ट्रांग है कि व्हाट, वीक है। यदि ये स्ट्रांग है तो ए को यहां से क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, हटा सकता है और इसके जगह पे खुद क्या हो सकता है, बैठ सकता है। लेकिन यदि ये वीक है तो ये को यहां से डिस्प्लेस ये नहीं कर पाएगा। यानी डी नंबर का जो स्टूडेंट होगा, जो डी स्टूडेंट होगा, वो ए को यहां से हटा नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है, वीक है। किसके कंटेक्स्ट में, इस ए के कंपैरिजन में। तो जब ये वीक होगा तो ए को यहां से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ इसी तरीके के एग्जांपल्स पे बेस्ड है, कुछ इसी तरीके के फिनोमेनन पे बेस्ड है। यानी जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं और उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यानी उसका पोजीशन ले लेते हैं। तो वैसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बोलेंगे किसको। तो वेरी सिंपल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वैसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और उस एलिमेंट के जगह पे अपना पोजीशन ले लेता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, द केमिकल रिएक्शंस in which a high reactive element displaces the less reactive element from its compound are called displacement reactions। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या होगा, the chemical reactions in which a high reactive element displaces the less reactive element from its compound are called displacement reaction। high reactive element less reactive element को उसके compound से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जैसे ये रिएक्शन कुछ ऐसे रूल पे बेस्ड होने चाहिए। मान लीजिए कि A है और BC एक कंपाउंड है और इस BC कंपाउंड में भी हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, दिस B इज व्हाट, पॉजिटिव रेडिकल और C इज व्हाट, नेगेटिव रेडिकल। और यहाँ कोई मेटल जनरली आता है या कोई एलिमेंट आते हैं, सपोज करें कि मेटल आता है। तो यदि मेटल की रिएक्टिविटी यानी A की रिएक्टिविटी किससे ग्रेटर होनी चाहिए, B से। यदि A जो है वो B से हाई रिएक्टिव है, इससे ये मोर रिएक्टिव है A वाला, तो A जनरली क्या कर सकता है, B को डिस्प्लेस करके अपना पोजीशन ले सकता है। तो हाई रिएक्टिव है तो जनरली क्या कंपाउंड फॉर्म होंगे, AC। एक किसके जगह पे चला गया, B के जगह पे, और B को यहां से क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन केस कुछ यदि डिफरेंट हो जाए, अब मैं बोलूं
कि वन अनदर एलिमेंट, मान लीजिए इसी केस में हम लोग बोलते हैं कि एक दूसरा एलिमेंट है, हम उसका नाम लिख लेते हैं या नाम दे देते हैं डी। और फिर यदि बोले कि इस डी की रिएक्टिविटी जो है वो बी से कम है, यानी डी की रिएक्टिविटी जो है वो बी से क्या होगी, लेस होगी, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बी ही मोर रिएक्टिव होगा, किससे, डी से। तो यदि बी ज्यादा रिएक्टिव है और डी कम रिएक्टिव है, तो क्या ये डी यहां से बी को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। व्हाट वी राइट, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। रीजन इज व्हाट, बिकॉज the element or the metal whatever we are using in this reaction, that one is what, less reactive in comparison to the metal which is present in the compound, so no reaction takes place। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए, और ऐसी रिएक्शन की स्टडी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टॉपिक में करेंगे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यदि हम लोग अच्छे से जानना चाहें, इसकी अच्छी स्टडी करना चाहते हैं और इस पे एक अच्छा कमांड बनाना चाहते हैं, तो जनरली इसमें कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे। और वो रूल्स क्या है हम लोग के पास में, कि सबसे पहले तो आपको कलर लिस्ट आना चाहिए, कलर लिस्ट पता होना चाहिए कि किसका क्या कलर है, और दूसरा क्या है, एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो पहले हम लोग कलर लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग के पास में कलर लिस्ट है। जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जाम्पल्स जो होते हैं कलर के ऊपर बेस्ड होते हैं, और इसमें क्वेश्चन भी होता है वो कलर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले कुछ कलर देख लेते हैं, जैसे जिंक है तो सिल्वरी व्हाइट होता है, मैग्नीशियम का भी कलर सिल्वरी व्हाइट होता है, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होगा, आयरन ग्रे कलर, लेड ब्लूइश ग्रे होता है, सिल्वर ग्रेइश व्हाइट, कॉपर सल्फेट ब्लू, जिंक सल्फेट कलरलेस, मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस, आयरन सल्फेट ग्रीन होगा, कॉपर क्लोराइड ग्रीन होगा, लेड क्लोराइड कलरलेस, कॉपर नाइट्रेट ब्लू, सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस, एंड लेड सल्फेट व्हाइट कलर का होगा। तो जनरली इसमें ज्यादा जो यूज का है वो कॉपर के कंपाउंड ज्यादा यूज में आते हैं, यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट और जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट। जनरली ये सब पे ज्यादा हम लोग को केयर करना है। किस पे करना है, कॉपर सल्फेट याद रखना है, जिंक सल्फेट याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, उसके बाद कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इधर हम लोग बात करें आयरन, कॉपर, ये हम लोग ज्यादा याद रखेंगे। जनरली ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और ये हम लोग के पास में हो गया कलर लिस्ट। इसको माइंड में रखेंगे, रिवाइज रखेंगे, तो ये क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी सीरीज के बारे में। रियली में यदि बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is based on reactivity series। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके ऊपर बेस्ड होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर होता है। रिएक्टिविटी सीरीज पता है तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। कलर तो एक बात की बात है कि क्या कलर होगा, लेकिन सबसे पहले ये ज्यादा किसके ऊपर बेस्ड है, इस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। यदि रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग को नहीं आती है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग नहीं कर सकते। स्टूडेंट, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग बोलते हैं द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, और स्पेशली ये जो सीरीज है वो किसके लिए बना हुआ है, मेटल्स के लिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट मेंशन कर लेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग बोलते किसको है। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक ऑर्डर है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, और जनरली वो अरेंजमेंट कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। विच वन ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन, ताकि इसको समझ सकें। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत सारे बुक में इसी को एक्टिविटी सीरीज भी लिख देता है। तो एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज,
किसको बोलेंगे? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity of metals is called reactivity series. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। और कहीं पे ये भी हम लोग को मिलता है कि इज कॉल्ड मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये जनरली मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, जैसे यहां से यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप से और बॉटम तक आते जाते हैं तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी मेटल्स की क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। यानी ये जो पोटेशियम है फर्स्ट में वो क्या होगा? हाईएस्ट रिएक्टिव। उसके बाद कौन आएगा? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यानी प्लैटिनम क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव इसमें जो दिख रहा है वो क्या होगा? प्लैटिनम। कभी कभी एग्जामिनेशन में कॉम्परेटिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपको एक दे दिया जाएगा ग्रुप और पूछेगा कि कौन सा करेक्ट ग्रुप है। जैसे मान लीजिए कि आपको फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया कि पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन कॉपर, ग्रेटर देन सिल्वर। फिर सेकंड नंबर दे दिया जाए कि मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ग्रेटर देन Cu। तो देखिए फर्स्ट में पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम है, हाँ बिल्कुल है। सोडियम भी कॉपर से हाई रिएक्टिव है और कॉपर भी Ag, यानी यहाँ सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, टॉप पे है। तो ये तो करेक्ट है। क्या मैग्नीशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम देखिए सोडियम के और नीचे है, तो नहीं। जैसे नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घट रही है। तो मैग्नीशियम तो लेस रिएक्टिव होगा, तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। दिस वन इज नॉट करेक्ट। तो टॉप टू बॉटम आता है तो रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी ऊपर में जो मिल रहा है हम लोग को वो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है और सबसे नीचे जो बॉटम में मिल रहा है वो कैसा होगा? लेस रिएक्टिव मेटल होगा। इसमें खास बात क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से भी क्या होती है? लेस होती है। जैसे वो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इसकी रिएक्टिविटी इवन हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है उससे भी क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए हाइड्रोजन को भी सीरीज में रखा गया है क्योंकि कुछ मेटल जो है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है। तो ये हम लोग को एक डीमार्केटिंग है यहाँ पे कि यहाँ से हाइड्रोजन से अपर रिएक्टिव मेटल्स यहाँ मिल रहे हैं और ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन से क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल्स है। स्टूडेंट, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है उसको हम लोग नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नोबल मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सबको क्या बोला जाता है? नोबल मेटल्स भी बोला जाता है। नोबल मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब की रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ही कम है। इसलिए हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज्वेलरी में जनरली सिल्वर, गोल्ड ये सब का यूज होता है और ऐसा इसलिए होता है कि ये लेस रिएक्टिव है, लॉन्ग टाइम तक ये खराब नहीं होते हैं, इसमें कोरोजन नहीं होता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये तो एक टॉपिक था रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके बारे में हम लोग ने समझा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी कैसे आ सकते हैं। अब हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और वो क्वेश्चन हम लोग से क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन होता है ये कि मान लिया जाए कि एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग व्हाट? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4। ठीक है, तो पहले से जान लें कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा? ब्लू। यानी ये कॉपर सल्फेट कैसा दिख रहा होगा हम लोग को? ब्लू कलर में दिख रहा होगा। फिर बोला गया कि इसके अंदर एक आयरन नेल हम लोग प्लेस करते हैं। आयरन नेल एक इसके अंदर हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, तो एक आयरन नेल इसके अंदर प्लेस कर दिया जाए। तो मान लीजिए कि आयरन नेल एक इसके अंदर हम लोग ने क्या किया? प्लेस कर दिया। ठीक है, आयरन नेल कैसा दिख रहा होगा? ग्रे कलर का। बिल्कुल, आयरन का कलर क्या होगा? ग्रे होगा।
यहाँ गौर करने वाली बात है, ये कैसा होना चाहिए, अनरस्टेड होना चाहिए, अनरस्टेड यानी इसमें रस्टिंग नहीं होना चाहिए, अनरस्टेड आयरन होना चाहिए, ठीक। तो अब क्या रिएक्शन पॉसिबल यहाँ पे कुछ है, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो पहले हम लोग ने क्या लिया है, आयरन, फिर क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट कौन सा फॉर्म में होगा, एक्वस, क्योंकि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हम लोग ने किस में डिसॉल्व किया, वाटर में, और वाटर में डिसॉल्व करके उसका एक्वस फॉर्म बनाया। यहाँ आयरन जो है उसका कलर कैसा दिख रहा है, ग्रे, और इसका कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू। दिस वन इज व्हाट और दिस इज ग्रे। अब हम लोग को देखना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो फॉर्मेट है ये, क्योंकि यहाँ देखें दिस वन इज अ कंपाउंड और दिस इज व्हाट, एलिमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है हम लोग को। ए बी सी, यानी बीसी क्या था, एक कंपाउंड था, ए क्या था, एलिमेंट था। तो बिल्कुल वैसा फॉर्मेट तो दिख रहा है, लेकिन अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी किसके ऊपर डिसाइड होगी, ये पॉसिबिलिटी डिसाइड होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। तो आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इफ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन कैन डिस्प्लेस दिस कॉपर। यदि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। यदि इससे ये कम रिएक्टिव होगा तो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका डिसीजन कहां से होगा, इसका डिसीजन इस रिएक्टिविटी सीरीज से होगा, इस एक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड होगा। तो यहां देखा जाए आयरन है और कॉपर यहां है, यानी आयरन जो है कॉपर से क्या है, हाइयर रिएक्टिव है, क्योंकि ये टॉप पे है और ये नीचे बॉटम पे है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यस, रिएक्शन में टेक्स प्लेस, यानी आयरन इस कॉपर को यहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन होगा, क्या होगा, FeSO4, क्योंकि ये इसके जगह पे शिफ्ट हो गया, और प्लस कॉपर यहां से क्या होगा, नीचे बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आयरन सल्फेट चूंकि बन चुका है, तो देखो मैंने बोला था कि ये कलर बहुत हेल्प करेगा हम लोग को। तो आयरन सल्फेट का कलर कैसा होगा, ग्रीन, दिस वन इज व्हाट, ग्रीन। और कॉपर सल्फेट का कलर हम लोग, सॉरी, कॉपर का कलर क्या ले सकते हैं, रेडिश ब्राउन। तो ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर हम लोग को दिख सकता है। तो एक्चुअली अब यहाँ यदि लैब में हम लोग कर रहे हैं तो ये एक्टिविटी थोड़े समय के बाद कैसे दिखेगी, ये थोड़े समय के बाद ऐसे कुछ दिखनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सपोज ये टेस्टिंग होगा, तो अभी ब्लू था, लेकिन अब इसका कलर कैसा चेंज हो जाना चाहिए, ग्रीन, और आयरन तो रहेगा ही। और कुछ यहाँ पे आपको कैसा कुछ कलर नजर आएगा, रेडिश ब्राउन। एक्चुअली ये रेडिश ब्राउन कलर कौन सा है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर किसका है, कॉपर का, जो इस सॉल्यूशन से क्या निकल चुका है बाहर, और पूरा सॉल्यूशन ब्लू से कैसा बन चुका है, ग्रीन बन चुका है। कुछ समय के बाद ब्लू कलर चेंज हो गया ग्रीन में, और ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। Because iron displaces this copper, so the blue color changes into green, and reddish brown color या reddish color deposited at the bottom of this test tube. It shows that displacement reaction takes place, and also shows that the iron is more reactive than copper. तो ये फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन के लिए। तो वैसे रिएक्शन को जरूर हम लोग याद रखें, एक्टिविटी के बेस्ड में भी याद रखें कि कैसी इसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, वो सब हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें आयरन के बॉटम से डिस्प्लेसमेंट होगा, कि आयरन के मिड पार्ट से डिस्प्लेसमेंट होगा, कि आयरन के टॉप पार्ट से डिस्प्लेसमेंट होगा, कि पूरे होल सरफेस से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जितना टेस्ट ट्यूब में आयरन यदि सिंक है, जितना टेस्ट ट्यूब में आयरन सिंक है पूरा पार्ट, तो जितना पार्ट भी इसके टच में है, इसके क्या होगा, होल सरफेस से डिस्प्लेसमेंट होगा, होल सरफेस से। होल सरफेस से क्या प्रोसेस होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर रिएक्शन पे, नेक्स्ट रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग कोई भी रिएक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन हम लोग और देख लें, यदि जिंक रिएक्ट करे कॉपर सल्फेट, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या रिएक्शन होना चाहिए, पहले जिंक का देख लीजिए मेन, तो इसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस, जिंक जो है
वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस यहां से बाहर क्या होगा, कॉपर। ये कैसा बन जाएगा, कलरलेस। कुछ समय के बाद क्या बन जाएगा टेस्ट ट्यूब में, कलरलेस कलर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट अब चेंज हो चुका है किसमें, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट हम लोग के पास में यदि यही प्रोसेस हो, मान लीजिए पूछा जाए मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? बिल्कुल ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या बन सकता है, MgSO4 और प्लस कॉपर, कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि सिल्वरी व्हाइट एक मेटल है जो ब्लू कलर सॉल्यूशन में डाला गया है, कुछ समय के बाद वो सॉल्यूशन क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। तो आइडेंटिफाई द मेटल, कुछ समय के बाद सॉल्यूशन क्या बन जाता है, कलरलेस। तो आइडेंटिफाई करें मेटल को। तो मेटल वो मैग्नीशियम भी हो सकता है और जिंक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने कलर के बारे में बात की थी कि कलर बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो कलर पे जरूर से कमांड रखें, याद रखें, जितना मैंने टिक किया वो इंपॉर्टेंट कलर जरूर से याद रखें। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन कुछ और करते हैं। यदि हम लोग को ऐसा रिएक्शन दे दिया जाए Cu प्लस FeSO4, तब इसको देखते हैं क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, किससे, आयरन से। आयरन टॉप पे है तो कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो ऐसा रिएक्शन होगा, नो, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ऐसा रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनती है, रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होने की वजह क्या है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो आयरन की रिएक्टिविटी से क्या है, कम होती है, ठीक है। तो दिस वन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। कुछ और एग्जांपल्स, नेक्स्ट में एग्जांपल हम लोग करते हैं। और जो है लेड का रिएक्शन यदि हो रहा है, Pb का रिएक्शन हो रहा है CuCl2 से, कॉपर क्लोराइड से। तो देख लें कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होगा, ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर दिख रहा होगा हम लोग को, ग्रीन। और ये लेड है, लेड का कलर है ब्लूइश ग्रे होता है। अब ये देखना है कि लेड क्या कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो लेड यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो लेड यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या करेगा, खुद ये शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, PbCl2 और प्लस Cu यानी कॉपर। अब PbCl2 न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। तो यहाँ पर ये सोच कर रहा है कि लेड इज व्हाट, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए उसने क्या काम किया, वहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। PbCl2 का कलर भी आप प्लेस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, कलरलेस। ये याद रहेगी तो आपको एक एक्टिविटी टाइप की सब रिएक्शन समझ में आएगी, यानी ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गया। फिर हम लोग कर सकते हैं कि यदि कॉपर है और सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 से यदि रिएक्शन हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट पहले से देख लें कि कैसा कलर में होता है। तो कैसा होता है, कलरलेस। ये कलरलेस दिखेगा। और इसमें कॉपर यदि मेटल प्लेस कर दिया गया है तो क्या होना चाहिए, क्या कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ क्या बन जाना चाहिए, कॉपर नाइट्रेट, और यहां से बाहर क्या निकल जाना चाहिए, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर यहां से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। आप चाहे तो बैलेंसिंग ऐसे कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट द बैलेंसिंग। तो कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट जो बना है उसका कलर कैसा दिखेगा, हम लोग को ब्लू दिखेगा, ठीक है। तो कलरलेस सॉल्यूशन कैसा बन चुका है, ब्लू। इट शोज दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ऐसे तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पूरी एग्जांपल्स तो नहीं बोले, बट लिटिल बिट एग्जांपल जो हम लोग को मेटल्स और उसके सॉल्ट के ऊपर बेस था, वो हम लोग ने क्या किया है, डिस्कस किया है। हम लोग को कंप्लीट द रिएक्शन हम लोग को कंप्लीट करना है। एक रिएक्शन है हम लोग के पास में, और वो रिएक्शन है दैट वन इज Pb प्लस CuSO4। लेड का रिएक्शन है कॉपर सल्फेट से। तो क्या लेड कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर पाएगा, क्या लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में, लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लेड क्या काम करेगा, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, PbSO4 और प्लस Cu, PbSO4 प्लस Cu। कलर वगैरह जो चेंज है ना, तो हम लोग देख लेंगे। कॉपर सल्फेट का कलर हम लोग जानते हैं कैसा होता है, ब्लू, और PbSO4 का कलर कैसा होगा, वाइट।
तो ये जनरली कैसा बन जाएगा, वाइट। Pb का कलर और Cu का कलर हम लोग जान ही रहे हैं कलर लिस्ट में, व्हाट इज रिटन हियर। तो ये इसका सॉल्यूशन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, गिव रीजन ऑल्सो, गिव रीजन। तो आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन। क्वेश्चन है Na वाटर से रिएक्शन कर रहा है, सोडियम वाटर से रिएक्शन कर रहा है, बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। तो अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है और हाइड्रोजन गैस दिया है। बैलेंसिंग करनी हो तो इसको बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंसिंग करना हम लोग ऑलरेडी सीख भी चुके हैं। खैर, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन है, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो ज़रा इसको हम लोग गौर से देखें, तो ये वाटर है और यहाँ क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ निकला क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो एक्चुअली वाटर जो है वो जब स्प्लिट्स होता है तो वो किस में टूटता है, H एंड OH में, स्प्लिट्स इनटू H एंड OH। तो ये OH तो अटैच हो गया किसके साथ में, सोडियम के साथ में, तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ है, बाहर, जो हम लोग को दिख रहा है क्या, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो यही हाइड्रोजन का क्या हुआ है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सोडियम ने OH को अपने साथ लिया, लेकिन जो दूसरा इसका ग्रुप था उसको इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जैसे इसको ऐसे समझें, HOH था तो H को यहाँ से हटाया और OH के साथ में सोडियम अटैच हो गया। तो H का हटाना, इट मीन्स विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसे भी जाने कि यहाँ हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, सोडियम। तो यहाँ से हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और OH के साथ में शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, बिकॉज सोडियम इज more reactive than hydrogen and it displaces the hydrogen from the water, so this is what, displacement reaction। ठीक है, तो ये रिएक्शन अभी हम लोग ने सीखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, या एक नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग समझ लें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से। और वो क्वेश्चन है हम लोग के पास में कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होना चाहिए जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में हो। देखो अभी हम लोग ने जो रिएक्शन दिखा था, जितने भी रिएक्शन किया वो जनरली क्या था, लिक्विड। अभी वाटर के किया वो लिक्विड वाला केस था। फिर जितने रिएक्शन कर रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे थे। लेकिन अब हम लोग को करना है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो। तो वैसा एक एग्जाम्पल है हम लोग के पास में, मैग्नीशियम प्लस कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस कॉपर ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस क्या, कॉपर बाहर हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है, ब्लैक। लेकिन जैसे ही ये बनेगा तो हम देखेंगे कि ये कैसा बन चुका है, वाइट एश में कन्वर्ट हो चुका है। ये वाइट एश टाइप का कलर बन जाता है, या वाइट कलर ही मेन समझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर का कलर जान रहे हैं, मैग्नीशियम वही व्हाट, सिल्वरी वाइट। तो यहाँ जितने भी रिएक्टेंट थे उसका फॉर्म क्या था, सॉलिड, और जो प्रोडक्ट भी बने वो भी क्या है हमारे पास, सॉलिड। ये अपर एग्जाम्पल से बिल्कुल डिफरेंट है। अपर एग्जाम्पल्स हम लोग जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स देख रहे थे वो सब किसका था, एक्वस सॉल्यूशन का था। जितने हम लोग सॉल्ट ले रहे थे वो जनरली क्या था, एक्वस सॉल्यूशन में था। लेकिन अभी हम लोग ने जो रिएक्शन किया उसमें सारे के सारे किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट एक और रिएक्शन हम लोग करते हैं, देखते हैं उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए या रिएक्शन प्रोसीड होता है कि नहीं। तो दैट रिएक्शन इज, सपोज एल्युमिनियम रिएक्ट्स with Fe2O3 टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस Fe। यदि इसकी बैलेंसिंग करनी हो तो पहले हम लोग बैलेंस कर लें, एल्युमिनियम 2 है यहाँ 2 लगा लें, आयरन 2 है यहाँ 2 लगा लें, और ऑक्सीजन 3, ये रिएक्शन है।
एक्चुअली ये क्या है, यहाँ यदि एल्युमिनियम पाउडर इसको बोल रहे हैं हम लोग, ये एल्युमिनियम पाउडर फेरिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन। ऐसा हो भी सकता है, क्यों होगा, क्योंकि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से क्या है, ज़्यादा, तो एल्युमिनियम इस आयरन को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस, बिकॉज एल्युमिनियम इज हायर रिएक्टिव देन व्हाट, आयरन, सो एल्युमिनियम विल डिस्प्लेस दिस आयरन, सो एल्युमिनियम इस आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज, दिस रिएक्शन is commonly called thermite reaction. This reaction is commonly called thermite reaction or aluminothermy process. This reaction is commonly known as thermite reaction और aluminothermy process. अब यदि क्वेश्चन होता है कि थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि व्हेन एल्युमिनियम पाउडर रिएक्ट्स विद फेरिक ऑक्साइड देन इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड एंड फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो दिस रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज व्हाट, थर्माइट रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें एल्युमिनियम जो है आयरन को आयरन ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर दे और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दे, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ओके, इसका एक इंपॉर्टेंट यूज क्या है, तो इट्स एप्लीकेशन क्या लिख सकते हैं, इट्स एप्लीकेशन क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक, रेलवेज ट्रैक को ये क्या करता है, ज्वाइन करने में हेल्प करता है। कैसे इसकी ज्वाइनिंग होती है, एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि रेलवे ट्रैक किसका बना हुआ है, रेलवे ट्रैक आयरन का बना हुआ है। तो आयरन में कहीं भी क्रैकिंग आ जाए या पहले से इसको किसी तरीके से ज्वाइन होना है, सपोज करेंगे यहाँ क्रैकिंग है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फेरिक ऑक्साइड लेते हैं और उस पर एल्युमिनियम पाउडर प्लेस करते हैं और ये काफ़ी हाईयर टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। तो जैसे ही एल्युमिनियम पाउडर वहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे फेरिक ऑक्साइड पे, तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और ये डिस्प्लेस आयरन को हम लोग क्या करते हैं, इसके गैपिंग में फिल करते जाते हैं। तो जब गैपिंग में फिल करते हैं तो पूरा आयरन ट्रैक क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, यानी उसकी क्रैकिंग जो होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है और वो ज्वाइन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट यूज था किसका, थर्माइट रिएक्शन और एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट सम मोर रिएक्शंस बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड कुछ और भी रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, और दैट रिएक्शन इज बेस्ड ऑन अ रूल, और वो रिएक्शन एक रूल के ऊपर बेस्ड है। रूल क्या है, अभी लिख रहे हैं हम लोग। रूल ये है कि कोई भी मेटल्स होगा और वो मेटल्स यदि एसिड से रिएक्शन करता है, एसिड, और एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो यहाँ ये बनता है सॉल्ट और प्लस H2 गैस, इट फॉर्म सॉल्ट एंड H2 गैस। ठीक है, इसके बेस्ट में हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब से रिएक्शन देख रहे हैं। मान लो पहले बार में हम लोगों ने देखा क्या, HCl, यहाँ भी क्या HCl, यहाँ HCl प्लस HCl अगेन HCl। अब देखें ये सब रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि ये जितने भी मेटल्स हम लोग लिखे हैं वो सब हाइड्रोजन से क्या है, हाइयर रिएक्टिव है। तो ये सब मेटल यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और जब ये मेटल इसके साथ में शिफ्ट होगा तो क्या फॉर्म होंगे, सॉल्ट बनेगा, और यहाँ से H जब हटेगा तो किस फॉर्म में, यही हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये यहाँ से डिस्प्लेस होगा। तो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। पहला में क्या बनना चाहिए, NaCl और प्लस वॉट H2। दूसरा में क्या बनना चाहिए, KCl प्लस H2। नेक्स्ट में क्या बनना चाहिए, CaCl2 और H2। यहाँ क्या बनना चाहिए, MgCl2 प्लस H2। यहाँ क्या बनना चाहिए, ZnCl2
प्लस H2, यहाँ क्या बनना चाहिए AlCl3 और प्लस H2। बैलेंसिंग इसकी खुद से कर लेंगे। बैलेंसिंग का रूल हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं। चलिए एक बैलेंस करना है तो एक बैलेंसिंग हम लोग कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 किया, क्लोरीन भी 2 हो गया तो यहाँ 2 लगाए, यहाँ भी 2 लगाए। इसके वजह से ये भी बैलेंस्ड हो चुका है। यहाँ क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ 2 यूज़ कर लें। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 यूज़ कर दें, यहाँ 2 यूज़ कर दें, ये बैलेंस हो गया। यहाँ एल्युमिनियम 1 है तो एल्युमिनियम 1, बट क्लोरीन 3 है और हाइड्रोजन 2 है तो क्लोरीन भी यहाँ आना चाहिए, हाइड्रोजन भी आना चाहिए। तो दोनों को नेक्स्ट मल्टीपल में कन्वर्ट कर लें, 6 यूज़ कर लें। अब क्लोरीन को कितना बनाना है 6, तो यहाँ क्या यूज़ करें 2, 2 3 जा 6, और यहाँ कितना यूज़ करें 3, 3 2 जा 6। एल्युमिनियम कितना हो गया 2, तो यहाँ 2 यूज़ कर लें। तो वैसे इसको हम लोग बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। सारा केस में क्या बन रहा है सॉल्ट एंड H2 गैस। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी पे बेस्ड दूसरा एसिड से भी हम लोग देख सकते हैं। ये तो फर्स्ट हम लोग ने एसिड देखा किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। HCl को क्या बोलते हैं कॉमनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका केमिकल नाम क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। केमिकल नेम इज हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम लोग देखते हैं जो है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो क्या लिखेंगे H2SO4। सारे केस में हम लोग को क्या लेना है डाइल्यूट। यहाँ क्या लिखेंगे H2SO4, यहाँ भी क्या लिखना है H2SO4, अगेन H2SO4, अगेन H2SO4, और फिर है H2SO4। सारे के साथ में रिएक्शन करना है तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, सेम कॉन्सेप्ट पे होगा। हाइड्रोजन सब जगह से क्या करना है हम लोग को डिस्प्लेस करना है, और सोडियम उसके साथ शिफ्ट करना है। तो पहले में सोडियम है तो सोडियम शिफ्ट किया, क्या बनेगा Na2SO4 और प्लस क्या H2। दूसरे में क्या फॉर्म होगा K2SO4 प्लस क्या H2। नेक्स्ट में क्या फॉर्म होगा CaSO4 और प्लस H2 गैस। नेक्स्ट में क्या फॉर्म होगा MgSO4 और प्लस क्या H2 गैस लिबरेट होगा। नेक्स्ट में क्या फॉर्म होगा ZnSO4 और प्लस क्या होना चाहिए H2 गैस। और लास्ट में क्या फॉर्म होगा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 और प्लस क्या होना चाहिए H2 गैस। बैलेंसिंग का रूल पता ही हो गया, बैलेंसिंग हम लोग खुद से कर लेंगे। सब में क्या फॉर्म हो रहा है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी एसिड से यदि मेटल रिएक्शन करेगा और एसिड डाइल्यूट है तो वहां से वो उसके हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा। ये सारा रिएक्शन भी किस केस में आएगा या किस कैटेगरी में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग ने इतना रिएक्शन देखा और हम लोग ने एसिड्स की भी बात की कि मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो था हाइड्रोजन गैस का डिस्प्लेसमेंट करना। अच्छा, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो भी हम लोग ने किया था कि Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, तो ये क्या बना था ZnSO4 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। याद रखेंगे स्पेशली इसको मैंने क्या लिखा है कि ये लैब मेथड है, लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये लैब मेथड है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। यदि लैब में हाइड्रोजन गैस बनाना हो तो हम लोग इसी रिएक्शन का यूज करते हैं। जिंक का रिएक्शन किससे कराया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, और जब हम लोग कराते हैं तो क्या मिलता है ZnSO4 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है लिबरेट होता है, यानी जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअसली इस रिएक्शन में क्या होता है बाहर निकलता है। अब कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इवॉल्व गैस इज हाइड्रोजन गैस, कैसे आप पता करेंगे कि वो जो गैस फॉर्म हो रहा है दैट वन इज व्हाट हाइड्रोजन गैस। तो इसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला इट बर्न्स बाई प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। जब भी ये बर्न होता है तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी हाइड्रोजन गैस जहां निकल रहा है यदि उसको जलाए तो उससे पॉप ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होता है इट बर्न्स विथ ब्लू
फ्लेम। ये जब बर्न होगा तो जनरली इसका फ्लेम का कलर कैसा होगा, ब्लू होता है, क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन होता है, और जहां भी कंप्लीट कंबशन होता है जनरली उसके फ्लेम का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो ये ब्लू फ्लेम के साथ क्या होता है, बर्न होता है, और बर्न होने के साथ यानी जलने के साथ ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके दो इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें फर्स्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन अभी हम लोग ने कंप्लीट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग का ये है कि वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अभी हम लोग ने रिएक्शन किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या नाइट्रिक एसिड से भी यही केस हो सकता है? मेटल यदि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे तो सेम केस हो सकता है, सॉल्ट मिल सकता है? हाँ मिलेगा, लेकिन H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगा। ये एक डिफरेंट बात है। मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस नहीं करता है, इसके जगह पे ये क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। क्वेश्चंस में भी आते हैं कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड डज नॉट या डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, गिव रीजन। क्या रीजन है ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो इसका रीजन ये है, ये डिपेंड है इसके ऊपर। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करना। जनरली चूंकि ऑक्सीजन के ऐड होने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो जनरली क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग को समझना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीजन को ऐड कराना, ऑक्सीडेशन कराना। तो ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और यहाँ तो सॉल्ट और H2 गैस बनता ही है, लेकिन वो H2 गैस जो है इस ऑक्सीजन से जो HNO3 ने रिलीज किया है उससे ये कंबाइन करके क्या बना लेता है, वाटर। तो यही रीजन है कि हाइड्रोजन गैस के जगह पे इसमें क्या मिलना स्टार्ट होता है, वाटर मिलना स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका रीजन है कि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और वही ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है उसके साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है। तो हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना चुका होगा, वाटर। तो ये रीजन इसमें है। तो आइए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, मेटल ऐसे लिखते हैं, नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent, is a strong oxidizing agent, hence it oxidizes the hydrogen into water. Therefore H2 gas does not produce in this case। इसीलिए H2 गैस इस केस में प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि वो H2 ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो चुका है, वाटर में। इसका रीजन क्या था कि नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल देखते हैं। एक्चुअली अभी हम लोग पूरा रिएक्टिविटी मेटल्स का देख रहे थे, नॉन मेटल में भी कुछ रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं जनरली। तो जैसे उसका एक सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स, बस छोटा सा एक सीरीज है। यह है फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन। इस केस में कौन होगा? मोस्ट रिएक्टिव। और ये क्या होगा? लेस रिएक्टिव। दिस वन इज लेस रिएक्टिव, या लिस्ट रिएक्टिव भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ऐसा है। अब इसमें भी कोई रिएक्शन है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन हम लोग के पास में है, इसके ऊपर बेस्ट वो है KI रिएक्ट्स विद क्लोरीन, यानी पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन किससे? क्लोरीन से। तो यहाँ देखें क्लोरीन है, तो क्लोरीन की फाइटिंग अब इस पोटेशियम से नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की फाइट किससे होगी? नॉन मेटल से ही होगी। तो यहाँ नॉन मेटल कौन है? आयोडीन। अब देखिए क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यस क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन आयोडीन को यहाँ से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो आयोडीन यहाँ से डिस्प्लेस हो गया और क्लोरीन यहाँ क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? KCl और प्लस I2। आयोडीन यहाँ से क्या हो चुका है? डिस्प्लेस। बैलेंसिंग करना है तो बैलेंस कर देंगे, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 लगा देंगे, आयोडीन 2 है तो आयोडीन 2 लगा देंगे, पोटेशियम भी बैलेंस हो चुका है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड बन गया और आयोडीन यहाँ से क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन, ऐसा इसीलिए हुआ। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल्स में हम लोग ने डिटेल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा विथ एग्जाम्पल, और कुछ नॉन मेटल्स में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की स्टडी की। तो ये पूरा होल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।